नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के टॉप 150 करंट अफेयर सेगमेंट में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इस सेगमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, जिसमें हम लोग ने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे थे। यह जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं, आपके यूपीपीएससी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है जून में, इसके बाद आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, पीटी होने वाला है। इसके अलावा आपका जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो है आपका आरआरबी का, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। इन सब के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, समझिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा कमेंट भी जरूर करते रहिए दोस्तों, ताकि हमें अपनी कमियों का पता चल सके। आप हमें सराहें तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, टाइम न गवाते हुए। चलिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह है प्रवासी भारतीय दिवस। जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में यदि देखें तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय के योगदान को तो 11वां पॉइंट है प्रवासी भारतीय दिवस। जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देखें तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। और 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो याद रखिएगा कि 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, और दूसरा याद रखिएगा कि 2021 का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यही पूछा जाएगा आपके पीटी एग्जाम में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान करके उनको दुनिया के सामने लाना है इसका उद्देश्य। साथ ही यह दिवस अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए भी एक मंच उपलब्ध कराता है। अब इसके बारे में प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डीप से पूछा जाता है तो यह भी पूछा जा सकता है। 9 जनवरी 1915 के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए चुना गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में हुआ था। तो 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और ये हर साल आपका जनवरी में ये इसके बारे में जानना ही होता है, तो इसलिए हमेशा के लिए याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेयर पोलोसक। क्लेयर पोलोसक के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीसरे टेस्ट मैच में 4th अंपायर के रूप में शामिल होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार किसी महिला ने टेस्ट मैच में अंपायरिंग की है, तो इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा। 4th अंपायर के रूप में यह शामिल हुई हैं। 32 वर्षीय क्लेयर पोलोसक ने इससे पहले आईसीसी के डिवीजन 2 में नामीबिया और ओमान के बीच वर्ष 2019 के विंडकॉक में खेले गए पुरुष वनडे मैच में पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर होने का सम्मान भी हासिल किया था। तो यही मतलब वनडे मैच में भी अंपायरिंग करने वाली महिला थी, तो इसलिए इनका नाम तो जरूर याद रखिएगा, क्लेयर पोलोसक। और कहां से है यह भी याद रखिएगा। ठीक है, टेस्ट मैचों से संबंधित आईसीसी नियमों के अनुसार 4th अंपायर का काम क्या होता है? तो यह घरेलू क्रिकेट बोर्ड द्वारा आईसीसी अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। 4th अंपायर के कार्य क्या क्या होते हैं? तो नई गेंद लाना इसका कार्य होता है, लाइट मीटर में बैटरी की जांच करना, फिर लंच के दौरान पिच का अवलोकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी हस्तक्षेप के कारण खेल न रुके। साथ ही 4th अंपायर आवश्यकता पड़ने पर मैच के 3rd अंपायर का स्थान भी ले सकता है। तो ये 4th अंपायर के कार्य होते हैं। ठीक है,
आगे देख लेते हैं ट्वाइकाथॉन के बारे में। ट्वाइकाथॉन 2021 यह एक विशेष प्रकार का हैकेथॉन है जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों तथा शिक्षकों, डिजाइन विशेषज्ञों, खिलौना विशेषज्ञों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर नए विचार साझा करेंगे। इसके जरिए भारतीय संस्कृति और लोकाचार, स्थानीय लोक कथाओं तथा नायकों एवं भारतीय मूल्य प्रणालियों पर आधारित खिलौनों तथा खेलों को विकसित किया जाएगा। जैसे मान लिया रामायण या फिर महाभारत से जुड़ा हुआ कोई भी विषय, कोई भी प्रसंग ले लेंगे और उस पर जो है उसके आधार पर खिलौना बनाएंगे या फिर उसके आधार पर जो है आपका गेम्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो यह जो है आपका ट्वाइकाथॉन है। यह एक अंतर मंत्रालयी प्रणाली है, मतलब कि विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत जो है यह चलाया जाएगा ट्वाइकाथॉन। इसमें कौन कौन सा मंत्रालय शामिल होगा? तो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME मिनिस्ट्री। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE, इन सब ने संयुक्त रूप से मिलकर के इसे शुरू किया है। तो यह जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं सागरमाला सी प्लेन सेवा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना। ठीक है, तो इस सेवा को पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जरूर। आगे देख लेते हैं सागरमाला सी प्लेन सेवा को कुछ चुनिंदा मार्गों पर विशेष उद्देश्य वाले वाहन यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल संरचना के तहत संभावित एयरलाइन परिचालकों के जरिए शुरू किया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह कंपनी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो यह जो पत्तन मंत्रालय है, विमानपत्तन मंत्रालय है, बंदरगाह मंत्रालय है, इसके अंतर्गत जो है यह आपका होगा सागरमाला सी प्लेन सेवा। और विभिन्न जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, उन सबको जो है सी प्लेन चलाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जितने भी आपके लोकेशंस बन रहे हैं, जितनी भी संरचनाएं बना जा रही हैं, वहां से आपका सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए इन सबको आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो है सी प्लेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, भारत के आर्कटिक अभियान की जून में शुरुआत। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक भी पूरे हो गए हैं। इस नए अभियान के 43 सदस्यों वाले दल को गोवा तट से चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोवनिन द्वारा रवाना किया गया था। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में जो है याद रखिएगा, इस पोत के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पोत एयरक्राफ्ट नहीं है, ये आपका जहाज है, पानी का जहाज है। आगे देख लेते हैं भारत द्वारा आर्कटिक में पहले वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत अगस्त 2007 में की गई थी। इस अभियान में नॉर्वे के स्पिट्सबर्गेन द्वीप पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा केंद्र का उपयोग किया गया था। इसके अलावा देखते हैं तो इसके बाद से भारत से प्रत्येक गर्मियों और सर्दियों में वैज्ञानिक टीमों को आर्कटिक में हाइड्रोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए भेजा जाता है। तो यह चतुर्थ अभियान है यहाँ का। ठीक है, आर्कटिक का। आगे देख लेते हैं भारत अंटार्कटिक संधि और पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिक संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। यहाँ पर इसने हस्ताक्षर किया है। भारत के अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान केंद्र है। पहला है भारती जो कि 2012 में एस्टैब्लिश किया गया था और दूसरा है मैत्री जो कि 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग भारत की नई अंटार्कटिक नीति के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं त्रिपुरा सरकार द्वारा राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। तो त्रिपुरा सरकार की यह नई योजना है। इसके तहत राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2018 तक राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है। इस योजना के तहत अपेक्षित
निश्चित मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे परिवारों के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की परियोजना किस सरकार की है, तो त्रिपुरा सरकार की है। ठीक है, यहाँ पर त्रिपुरा, आप कमेंट में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, और याद भी रखिएगा क्योंकि यह चर्चा में होगा तो जरूर पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन के बारे में देखें तो 4 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया तथा नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला भी रखी। इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। याद रखिएगा, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, मापने तौलने की जो विधि होती है उसका अध्ययन जिसमें करते हैं उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनोसेकेंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय प्रदान करता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं तो यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा। भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नजदीकी परिवेश की वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सहायता करेगी। राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2020 का आयोजन किसने किया, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है। यह याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से पीटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत का एक राष्ट्रीय मापिकी संस्थान है और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से 1-2 पॉइंट बन सकते हैं, याद रखिएगा। खास करके यह जो सटीकता है 2.8 नैनोसेकेंड की सटीकता है, यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक्यूरेसी, सटीकता का अंग्रेजी में एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईरान द्वारा परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया गया है। हाल ही में ईरान ने अपने संवेदनशील फोर्दो परमाणु सुविधा केंद्र, तो याद रखिएगा कि फोर्दो परमाणु सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह ईरान में स्थित है। वहां पर फिर से 20% यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। यह वर्ष 2015 में वैश्विक ताकतों के मध्य किए गए परमाणु समझौते के विपरीत ईरान का एक बड़ा कदम है। तो यह जो है JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, JCPOA, उसका उल्लंघन करते हुए यह किया गया है। ठीक है, संवर्धित यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी का ईंधन बनाने के अलावा परमाणु बम के निर्माण में भी किया जा सकता है। हथियार स्तर की यूरेनियम के लिए 90% शुद्धता जो होती है वह आवश्यक होती है। संवर्धित यूरेनियम क्या होता है यह देख लेते हैं। तो परमाणु विखंडन हेतु सर्वाधिक यूरेनियम 235 परमाणु समस्थानिक को पृथक करने के लिए अपकेंद्रन यंत्र यानी कि सेंट्रीफ्यूज में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस प्रवाहित करने पर संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन होता है। संवर्धित मतलब एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन होता है। निम्न संवर्धित यूरेनियम में सामान्यतः शुद्ध यूरेनियम 235 की 3 से 5% मात्रा होती है और इसका उपयोग वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ईंधन उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम में 20% या इससे अधिक सांद्रता होती है और इसका उपयोग अनुसंधान रिएक्टरों में किया जाता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के विशेषज्ञों के अनुसार 120 किलोग्राम यूरेनियम को 20% तक संवर्धित करने पर एक परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक 90% या अधिक संवर्धित यूरेनियम प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, हो सकता है कि डीप से पूछा जाए तो यहाँ से प्रश्न बने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेंद्रन कला के बारे में। नेंद्रन कला आखिर क्या, केला, नेंद्रन केला, ठीक है, इसका नाम है बनाना जो होता है केला जिसको हम लोग खाते हैं, बड़ा चाव से मीठा होता है, तो उसमें जो है आपका नेंद्रन केला के बारे में जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR
IR अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIIST के वैज्ञानिकों ने निंद्रन केला से एक नया उत्पाद केला ग्रिट या केला ग्रैनुअल्स बनाना ग्रैनुअल्स या बनाना ग्रिट को विकसित किया है। ठीक है, तो किन्होंने विकसित किया है, कौन कौन सा संस्थान इसमें शामिल है, याद रखिएगा। एक है आपका CSIR और दूसरा है NIIST, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और निंद्रन केला, नाम याद रखिएगा, निंद्रन केला। केला ग्रिट और इससे संबंधित उत्पाद पेट संबंधी रोगों के उपचार में सहायक हो सकते हैं तथा एक स्वस्थ आहार के आदर्श घटक हैं। यह अवधारणा केले में प्रतिरोधी स्टार्च की उपस्थिति का उपयोग करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। स्टार्च एक सफेद दानेदार कार्बनिक रसायन है जिसका निर्माण सभी प्रकार के हरे पौधों के द्वारा होता है। यह एक नरम स्वादहीन पाउडर है जो ठंडे पानी, अल्कोहल तथा अन्य विलायकों में अघुलनशील होता है। मनुष्यों और अन्य जानवरों द्वारा पौधों से प्राप्त स्टार्च अपने घटक सुक्रोज अणुओं में टूट जाता है और उसके बाद उत्तकों को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। तो स्टार्च का क्या महत्व होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी आपका जानवरों या पौधों से स्टार्च प्राप्त होता है वो उसका घटक क्या होता है, सुक्रोज होता है। और यह जो है सुक्रोज अणुओं में टूट जाता है और उसके बाद जो है जो टिश्यूज होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। निंद्रन केला के बारे में यदि देखें तो चेंगा जिकोडन निंद्रन केला, जिसे चेंगा जिकोडे केला के रूप में भी जाना जाता है, केरल के त्रिशूर जिले के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फलों में से एक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चेंगा जिकोडन पूछा जा सकता है कि चेंगा जिकोडन क्या है। डायरेक्ट UPSC में तो नाम बदल करके भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह त्रिशूर जिला भी याद रखिएगा, केरल का। निंद्रन केले की यह किस्म इसके विशिष्ट स्वाद, गुच्छे और के आकार और रंग के लिए प्रसिद्ध होती है। इस फसल की खेती मुख्य रूप से जैविक तरीके से की जाती है और फसल की अवधि 13 से 14 माह होती है। केरल में उगाए जाने वाले चेंगा जिकोडे निंद्रन केला को वर्ष 2014 में भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग भी प्राप्त हुआ था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं एशियाई जलीय पक्षी गणना, एशियन वाटर बर्ड सेंसस। आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय एशियाई जलीय पक्षी गणना शुरू की गई है। इसके बारे में यदि देखें तो एशियाई जलीय पक्षी गणना, एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके तहत एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हजारों स्वयंसेवी अपने देश की आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स में जल पक्षियों की गणना करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रति वर्ष जनवरी में किया जाता है। इस आयोजन का संचालन वेटलैंड्स इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है और वैश्विक जलीय पक्षी निगरानी कार्यक्रम द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का यह एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेटलैंड इंटरनेशनल जरूर याद रखिएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी। यह मुख्यतः जलीय पक्षियों और आर्द्र भूमियों की स्थिति पर निगरानी पर केंद्रित है। मतलब कि जो वाटर बर्ड्स है और जो वेटलैंड्स है उनकी स्थिति की निगरानी यह करता है। इसके अलावा देखते हैं तो भारत में एशियाई जलीय पक्षी गणना वार्षिक रूप से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित की जाती है। तो भारत में किन के द्वारा आयोजित की जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पॉइंट्स देखेंगे, 10 और पॉइंट्स। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हैं और पूरा वीडियो तो देखते नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो को यदि पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यदि आप नए हैं। ठीक है, और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, और यदि इसका नोट्स चाहिए तो 9525360283 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये टोटल नोट्स आपको मिल जाएगा जनवरी का। ठीक है, जो कि एक मैगजीन के रूप में मैंने बनाया हुआ है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव जैसा मैं बता रहा हूँ वो तो होगा ही, साथ ही 1 लाइनर करेंट अफेयर्स भी होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।